दोपहर की चिलचिलाती धूप में फेरी लगाने वाले को कुछ देर सुस्ताने के लिए आश्रय देता था, लेकिन अब उसकी जरूरत किसी को नहीं थी। पतझड़ तो हर साल आता था, लेकिन इस पेड़ पर ठहर गया था। यहाँ खिड़की पर खड़े होकर क्या सोच रही हो माँ? कुछ नहीं, सामने वाले पेड़ की स्थिति और अपनी स्थिति की तुलना कर रही थी। क्या माँ? अच्छा चलो लेट जाओ, थोड़ी देर थक गई होंगी। नहीं, देख सूख गया है बिल्कुल। अब क्या माँ? भैया ने उसे काटने को बोल दिया है। आखिर हमारी ही जमीन है, वह भी कुछ लकड़ी फर्नीचर बनाने के काम आ जाएगी और कुछ को बेच देंगे। आखिर एक काम कर माधवी, अपने भैया को बोल कुछ लकड़ी संभाल कर रख ले। क्यों भला माँ? मेरी लाश को जलाने के काम आएगी, लकड़ी का खर्चा भी बचेगा। माँ जब भी बोलोगी कड़वा ही बोलोगी। पूरा मोहल्ला भैया भाभी की तारीफ करते नहीं थकता। उनकी सेवा भावना ने सबका मन मोह लिया है। लेकिन तुम, उसके पीछे की मजबूरी क्या तुम नहीं जानती? जो भी हो, तुम्हारा समय तो अच्छा कट रहा है ना। कितने बुजुर्गों को यह सम्मान मिलता है। ठीक ही कह रही है। आशा करती हूँ तुम दोनों भाई बहनों को ऐसा सम्मान न मिले। गुस्से से पैर पटकती हुई भाई की बहन चली गई थी। छोटा सा परिवार था प्रभा जी का। एक पुत्र विवेक तथा एक पुत्री माधवी। अपने जीवन काल में ही प्रभा जी के पति श्री नरेश प्रसाद जी ने सभी कर्तव्यों का निर्वाह कर दिया था। स्वयं शिक्षक होने की वजह से शिक्षा की महत्ता का उन्हें बहुत ज्ञान था, इसलिए दोनों बच्चों को उच्च शिक्षा दिलाई। पुत्र विवेक मेधावी था। इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी होते ही जल्द ही उसका चयन अभियंता के रूप में हो गया था। बेटे को सरकारी नौकरी मिलने की खुशी नरेश जी को बहुत हुई थी। नौकरी मिलने के बाद उसने अपनी पसंद से शादी भी कर ली। प्रभा जी थोड़ी विचलित जरूर हुई थी, लेकिन नरेश जी ने उन्हें समझा लिया था। पुत्री माधवी भी अपने भाई से पीछे नहीं रही थी। बीएड की परीक्षा देने के कुछ समय बाद ही उसका चयन सरकारी शिक्षा के रूप में हो गया था। माधवी के विवाह के समय हालांकि उसके ससुराल वालों की तरफ से कोई मांग नहीं रखी गई थी, लेकिन उसकी कमी माधवी की स्वयं की मांगों ने कर दी थी। नरेश जी ने सदा से ही दहेज का विरोध किया था, परंतु अपनी ही पुत्री की मांगों का वो क्या करते। माधवी यह भी भूल गई थी कि एक ईमानदार स्कूल शिक्षक अपने बच्चों को उच्च शिक्षा दिलाने के बाद अपने बैंक अकाउंट में लंबी चौड़ी रकम तो जमा नहीं कर पाएगा। उनके लिए सबसे बड़ी पूंजी जो वो अपने बच्चों को दे सकते थे वह थी शिक्षा। जितना हो सका नरेश जी ने उसकी मांगे पूरी करने की कोशिश की। यह बात और थी कि वह माधवी को वह खुश नहीं कर पाए थे। प्रभा जी के लाख समझाने पर भी नरेश जी ने अपने बेटे के सामने हाथ फैलाना गवारा नहीं किया था। वैसे भी विवेक की पत्नी मोहन ने पहले ही महंगाई का रोना रो दिया था। 2 बच्चों की पढ़ाई, उनकी बढ़ती मांगों के साथ बड़े शहर के खर्चे भी तो बड़े होते हैं। 2 साल पहले प्रभा जी के पति का देहांत हो गया था। विवेक उन्हें अपने साथ मुंबई ले जाना चाहता था, परंतु अपने घर की मालकिन बनकर रहने वाली प्रभा जी को आश्रित बनकर जाना मंजूर नहीं हुआ। परंतु दूसरी बात यह भी थी कि विवेक के कभी जोर भी नहीं डाला। खैर, माधवी का तर्क यह था कि माता पिता की जिम्मेदारी पुत्र की होती है, पुत्री की नहीं। प्रभा जी ने कभी भी दोनों बच्चों से कोई उम्मीद नहीं रखी। छुट्टियों में माधवी तथा विवेक दोनों ही अपने बच्चों के साथ आते, अच्छा समय बिताते और फिर वापस चले जाते। व्यवस्था सभी को ठीक लगी थी। कई रिश्तेदार नासिक में घर के पास ही रहते थे। प्रभा जी की देखभाल के यमुना और उसका बेटा उनके साथ ही रहते थे। एक कमरा दोनों माँ बेटे को दिया हुआ था। उनके शांत जीवन में हलचल तब शुरू हुई जब विवेक ने अपना तबादला मुंबई से नासिक करा लिया। शुरुआत में प्रभा जी बड़ी खुश हुई। आखिर बेटा बहू पोता पोती के साथ रहने की खुशी किसे नहीं होगी। आस पड़ोस के लोगों ने भी विवेक के इस मातृभूमि प्रेम की भूरी भूरी प्रशंसा की। विवेक और उसकी पत्नी मोना दोनों ही उनका बहुत ध्यान रखने लगे थे, पहले से कहीं ज्यादा। प्रभा जी अपने पुत्र में आए इस बदलाव से बहुत खुश थी, लेकिन प्रभा जी की खुशी को पहला धक्का यमुना ने लगाया था। इतने सालों से साथ रहते हुए यमुना काफी मुंह लगी हो गई थी। अम्मा जी, मोना बहू और विवेक भैया तो काफी बदल गए हैं, बुरा न मानना, पर बड़े बुढ़े कह गए हैं। ज्यादा शहद जहाँ अचानक आ जाता है वहाँ चींटियां भी जरूर आती हैं। कहीं कुछ मतलब तो। चुप कर, मुझे खुश देखकर जल रही है क्या तू? यमुना को तो प्रभा जी ने चुप करा दिया, परंतु उनके स्वयं के मन में संदेह के बादल घुमड़ रहे थे। न चाहते हुए भी शक का बीज पनप चुका था। सच्चाई सामने आने में ज्यादा समय भी नहीं लगा था। विवेक ने अपने दोनों बच्चों नमन और रिया का दाखिला नासिक के ही एक अच्छे स्कूल में करा दिया था। नमन तो
नियमित रूप से स्कूल जाता, परंतु रिया महीने में 1 अथवा 2 दिन के लिए ही स्कूल जाया करती। पता नहीं कौन सी बीमारी उसे अक्सर हो जाया करती थी। दिन ब दिन उसका स्वास्थ्य भी गिरता जा रहा था। कई बार प्रभा जी ने पूछना चाहा भी तो मोना उन्हें टाल देती थी, परंतु उस समय से टाल नहीं सकी थी। उस शाम रिया बैठे बैठे ही बेहोश हो गई थी। घर में कोहराम समझ गया था। डॉक्टर के जाने के बाद प्रभा जी ने विवेक से पूछ ही लिया था, क्या चल रहा है, यह सब क्या हुआ है रिया को, कोई मुझसे बताएगा? तुम्हें नहीं बताऊंगा तो किसे बताऊंगा मैं माँ, यह कहकर वह रोने लगा था। विक्की बेटा रो मत, मुझे बता। माँ, रिया की दोनों किडनी खराब हो गई हैं, डॉक्टर ने कहा है किडनी प्रत्यारोपण करना होगा। सुनकर चक्कर आ गया था प्रभा जी को। कोई भी सोच नहीं सकता था 10 साल की बच्ची के साथ ऐसा कुछ हो सकता है। अब क्या होगा विक्की, तुम चिंता मत करो, डोनर ढूंढ रहे हैं, और कुछ नहीं तो मैं हूं ना, मैं अपनी किडनी दे दूंगा। इतना कहकर विवेक वहां से चला गया। रात में जब मोना प्रभा जी के पास दूध लेकर आई, उन्हें चिंता में डूबा हुआ ही पाया। माँ सोई तो नहीं, दूध लाई थी आपके लिए, लाइए पहले आपके पैर दबा दूं। अरे नहीं मोना, ठीक हूँ मैं, बस रिया और विवेक का सोच सोच कर परेशान हूँ। हाँ माँ, आप ही सोचिए, क्या उम्र है हमारी रिया की। और विवेक, उसे तो कोई खतरा नहीं होगा, ऑपरेशन के बाद सब सामान्य ही रहेगा ना। ऑपरेशन तो रिस्की ही है माँ, और सामान्य तो क्या हो पाएगा जिंदगी। मैंने तो कहा भी, मैं दे देती हूँ किडनी, तुम्हारे रहना हम सब के लिए जरूरी है। तुम्हें कुछ हो गया तो माँ का क्या होगा, तुम पर ही तो सब जिम्मेदारी है, मेरा क्या है। अरे ऐसा क्यों बोल रही है बेटा, माँ के बिना बच्चे पलते हैं क्या। आप दोनों माँ बेटे एक जैसा सोचते हैं। इतना कहकर मोना रो पड़ी। प्रभा जी भावनाओं में उद्वेग में आकर बोल पड़ी, न रोते नहीं, मेरी किडनी दे देना मेरी पोती को। इस उम्र में मैं और जीकर भी क्या करूंगी, मेरी जिंदगी मेरे बच्चों के काम आ जाएगी। नहीं माँ, बिल्कुल नहीं, वैसे आपकी किडनी मैच हो गई है रिया से, मतलब हो ही जाएगी। आखिर आप दादी हैं उसकी। उसकी आवाज में सकपकाहट को प्रभा जी ने भी महसूस किया था, लेकिन ध्यान नहीं दिया। थोड़ी देर चुप रहकर वो आगे बोली, परंतु इस उम्र में आपके ऑपरेशन मान्य नहीं है, और होता तो भी विवेक तैयार नहीं होते, आपका शरीर नहीं झेल पाएगा यह ऑपरेशन माँ। हाँ, अगर आपकी मृत्यु हो जाए तो। इतना कहकर वह चुप हो गई थी। थोड़ी देर बाद मोना चली गई। प्रभा जी अब उन्हें यहाँ आने का कारण जान चुकी थी। प्रतिदिन सुबह विवेक के पूछे जाने वाले उस प्रश्न का कारण भी जान गई थी। माँ, कुछ तकलीफ हो रही है, तबीयत ठीक तो है ना। प्रभा जी सोचती, बेटा कितनी चिंता करता है, परंतु बेटा तो माँ की तबीयत बिगड़ने का इंतजार कर रहा था। कुछ दिन पहले ही विवेक ने उसका फुल बॉडी चेकअप कराया था। अब पता चला वह चेकअप क्यों कराया गया था। शायद उसी में पता चला होगा कि प्रभा जी की किडनी रिया को दी जा सकती है। अपनी पोती के लिए कुछ भी करने को प्रभा जी सहर्ष तैयार थी, लेकिन अपने पुत्र के व्यवहार ने उन्हें आहत कर दिया था। रिया के लगातार गिरते स्वास्थ्य को देखते हुए पूरे परिवार के साथ स्वयं प्रभा जी अपनी मृत्यु का इंतजार करने लगी थी। हर सुबह उन्हें सही सलामत देखकर घर के लोगों के चेहरों पर आई मायूसी प्रभा जी को भी मायूस कर जाती थी। माधवी भी कई चक्कर लगा चुकी थी। ढके छुपे शब्दों में उसे जल्द ही मृत्यु को गले लगाने का सुझाव भी दे चुकी थी। अब मरना तो प्रभा जी भी चाहती थी, परंतु इन सांसों पर क्या अपनी मर्जी चलती है। आंसू जो निकलते नहीं उन्हें पोंछूं कैसे, दर्द जो दिखता नहीं उसे बताऊं कैसे। जीने की चाह तो मुझ में अब बची ही नहीं, पर सांस जो रुकी ही है उसे रोकूं कैसे। माँ, अभी तक यहीं खड़ी हो, तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी। माफ करना बेटा, तबीयत ठीक है अभी भी मेरी माँ। माँ, अब तू जा, थोड़ा सोऊंगी। क्या बात कह रही हो माँ, शाम से सोना चाहती हो, फिर रात में क्या करोगी। पता नहीं रात देख भी पाऊंगी या नहीं। माँ, मैं भैया को बुलाती हूँ। नहीं, थोड़ा सोऊंगी तो ठीक। चल जा। ठीक है माँ, तुम सो जाओ, मैं जाती हूँ। लाख चाहने पर भी माधवी अपनी आवाज से प्रसन्नता के पुट को छुपा नहीं पा रही थी। बाहर निकलकर अपने भाई के साथ कानाफूसी में लग गई थी, लेकिन वह कानाफूसी भी इतनी तेज थी कि प्रभा जी के सुप्त होते कानों ने भी सुन लिया था। भैया, माँ की तबीयत ठीक नहीं है, मुझे लगता है अब ज्यादा समय नहीं है। चुप कर माधवी, 6 महीने पहले भी तूने यही कहा था, तेरे कहने पे ही हम यहाँ आए थे। अरे भैया नहीं, अब कुछ समय तो लगेगा ही, पर इस बार पक्का है। माधवी, 3 दिन पहले भी यही कहा था तुमने। मोना भी आ गई थी। नहीं भाभी, वही तो कह रही हूँ। माँ आज बड़ी बहकी बहकी बातें कर रही थी। आज की रात तो माधवी मेरी बहन, खुशी से चीख पड़ा था विवेक। चुप भी करो विवेक, तुम भी थोड़ा धीरे बोलो। माधवी,
भैया, रिया के ऑपरेशन के बाद अपना वादा याद है ना आपको? हाँ भाई, याद है मुझे। घर का सौदा तो वीरेन जी के ही करा रहे हैं ना? तेरे ही पति है ना वो? फिर तेरा हिस्सा कहाँ जा रहा है? क्या भैया? आज नरेश जी की द्वारा सुनाई गई कहानी याद आ रही थी प्रभा जी को। कुछ लोग चाहते थे कि एक पेड़ सूख जाए, उन्हें उस पेड़ की लकड़ी चाहिए थी, परंतु वे उसे काट तभी सकते थे जब वह सूख जाए। उन्होंने आपस में कुछ सलाह की और झुंड बनाकर रोज उस पेड़ को गोलियां देने लगे। धीरे धीरे पेड़ सूखने लगा और आखिरकार पूरी तरह सूख गया। स्वयं को अवांछित पाए जाने का एहसास कितना भयानक होता है, यह प्रभा जी अच्छी तरह जान गई थी। लेटे लेटे ही प्रभा जी खिड़की की तरफ ताकने लगी थी। चांदनी रात में पेड़ साफ दिख रहा था। ठहरा हुआ पतझड़, उस पर ठहरी हुई प्रभा जी की आंखें और फिर अंततः ठहर गई थी उनकी सांसें। दोस्तों, ये थी छोटी सी प्यारी सी कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। कहानी को पूरा सुनने के लिए धन्यवाद।